नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जो आर्मी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा हो जाता है, 17 हो जाता है आर्मी जीडी का। ठीक है, आर्मी जीडी का जो हमारा प्रैक्टिस सेट हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, 17 प्रैक्टिस सेट हो जाता है। इससे पहले हमने 16 प्रैक्टिस सेट देख रखे हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, 16 की 16 प्रैक्टिस सेट वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो मेरा मानना है कि आप एग्ज़ाम में, ठीक है, आप एग्ज़ाम में आराम से 45 प्लस क्वेश्चन, मतलब 40 प्लस क्वेश्चन कराओगे। ठीक है, अगर आपने किसी ने रनिंग निकाल रखी हो तो एक बार कॉल कीजिएगा, आपको एक पीडीएफ दी जाएगी, वो भी आपको फ्री होगी। ठीक है, कैसी होगी, आपको फ्री होगी। वह पीडीएफ जो रनिंग निकाल देगा उसके लिए पीडीएफ जो होगी वो बिल्कुल फ्री रहने वाली है। अगर यह पीडीएफ और ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आप लगाते हो, ठीक है, डेली मेरी क्लास लेते हो, तो फ्रेंड्स आप आराम से 45 प्लस क्वेश्चन कराओगे। ठीक है, आराम से 45 प्लस क्वेश्चन वहाँ से कराओगे। मगर यह पीडीएफ तभी मिलेगी जब आप रनिंग निकाल दोगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से बनाई हुई पीडीएफ होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपकी हो जाती है। और प्रैक्टिस सेट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बुक जो मैं पढ़ाऊँगा आपके लिए वही पढ़नी पड़ेंगी। इस मंथ में सारी की सारी बुकें, ठीक है, आपकी कंप्लीट करवा दूंगा। और जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं 50, ये भी करवा दूंगा। ठीक है, वैसे मैंने 120 के लिए कहा है, 120 आपके प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। ठीक है, यह आपको लगाना है और ये पीडीएफ है, ये लगाना है। बिल्कुल आप आराम से एग्ज़ाम देने जाना, 40 से 45 प्लस क्वेश्चन आराम से कराओगे। ठीक है, मगर ये पीडीएफ तभी मिलेगी जब आप रनिंग निकाल दोगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं भाई। और एक बात, महत्वपूर्ण सूचना, अगर किसी को बुक लेना है, ठीक है, अगर किसी को बुक लेना है प्रैक्टिस सेट की राम सिंह यादव की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, सिर्फ ओनली 25 रुपये में। ठीक है, बुक स्टोर से 115 रुपये मिलेगी, मगर हम यहाँ पर ओनली 25 रुपये में दे रहे हैं आपके लिए। और अगर आपको राम सिंह यादव की सिर्फ बुक खरीदना है, ये प्रैक्टिस सेट भी हो जाते हैं। ठीक है, ये 50 प्रैक्टिस सेट हैं, 50 प्रैक्टिस सेट वाली बुक है, ये 25 रुपये में दी जाएगी। और जो बुक है आपकी, ठीक है, राम सिंह यादव वाली बुक आती है, अगर वो परचेस करना है तो ये भी आपकी ओनली 25 रुपये में है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, दोनों की दोनों परचेस कर सकते हैं, ओनली 50 रुपये में दोनों के दोनों आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप बुक स्टोर से खरीदोगे 250 रुपये करने पड़ेंगे, बुक स्टोर से जाओगे तब लोगे। ठीक है, मगर हम ओनली आपको कितने रुपये में दे रहे हैं, 50 रुपये में आपके हो जाते हैं। ठीक है, दोनों की दोनों बुक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा ही रहा हूँ। तो बात करते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 17 की। यहाँ पर 100 मार्क्स का होता है, 1 घंटे का पूर्णांक होता है। ठीक है, सामान्य ज्ञान का पहला हमारा होता है, इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है माउंट एवरेस्ट किस देश में पड़ता है। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो किस देश में पड़ता है, ठीक है, सभी लोगों को बताना है। ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो जाता है पूरे विश्व का। ठीक है, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, मतलब पर्वत की चोटी जो है सबसे ऊंची, वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट हो जाती है। अब यहाँ से माउंट एवरेस्ट तो पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। किस प्रकार से याद करोगे, 8 8 और कितना, यहाँ पे भी 8 लिख देना। ठीक है, और फिर क्या कर देना है, आधा कर देना है इसका, बस इस प्रकार से हो जाएगी कितनी, 8,848 मीटर। कितनी, 8,848 मीटर। बस इस प्रकार से याद रखना है, 8 8 8 याद रखना है, बीच में आधा कर देना, 4 हो जाएगी। तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से माउंट एवरेस्ट बना है तो इसकी ऊंचाई भी पूछ सकता है, तो ऊंचाई भी याद रखना है। सबसे पूरे विश्व का सबसे ऊंची चोटी है या शिखर भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पड़ती है, ये नेपाल चीन बॉर्डर पे पड़ती है, मगर ये ज़्यादा कहाँ पर है, नेपाल में पड़ती है, सीधी बात। ठीक है, कहाँ पड़ती है, नेपाल में। मगर ये नेपाल, अगर यह पूछ लेता, यहाँ पर इस प्रकार से दिया होता कि नेपाल प्लस चीन बॉर्डर या बांग्लादेश भारत, इस प्रकार से कहता तो नेपाल चीन बॉर्डर पर ये पड़ती है। ठीक है, तो पड़ती कहाँ पे है, वैसे नेपाल में पड़ती है, मगर नेपाल चीन बॉर्डर के पास में पड़ती है, तो इस प्रकार से वह भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे के सारे फैक्ट्स। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है, ये तुम्हारे नेपाल में पड़ता है। किस सीमा पर पड़ता है, तो नेपाल चीन सीमा पर पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन बनते हैं, फैक्ट बनते हैं, सारे के सारे को पढ़ाता हूँ, क्या पता कहाँ से एग्जाम में आपके पूछा जाए। ठीक है, तो हर फैक्ट्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। क्या नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी का मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु या फिर लखनऊ। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, देखो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ये कहाँ पर है, कहाँ पर है इसका मुख्यालय, ये आपका हो जाता है बेंगलुरु। और बेंगलुरु कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है कि बेंगलुरु कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। पूछ सकता है कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी का मुख्यालय बेंगलुरु है, जो कहाँ पड़ता है, इस प्रकार से भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो हर चीज़ आपको याद होना चाहिए कि बेंगलुरु कहाँ पड़ता है, कोलकाता कहाँ पड़ता है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है, लखनऊ यूपी में पड़ता है, नई दिल्ली तो नई दिल्ली में है ही। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी किसी जगह भी आपको याद होना चाहिए साथ
साथ में, ठीक है। इससे क्या है, आप ऑप्शन भी काट सकते हो फिर, ठीक है। तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये कह रहा है तुम्हारा वाटरलू कहाँ स्थित है। जो वाटरलू है वो कहाँ स्थित है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। तो ये कहाँ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेल्जियम में, ठीक है। ये कहाँ हो जाएगा, ये आपके बेल्जियम में हो जाएगा, ठीक है। वाटरलू कहाँ स्थित है, ये आपका ये आपका बेल्जियम में स्थित हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इंडोनेशिया की बात करते हैं। इंडोनेशिया कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया हमारे जो अंडमान निकोबार द्वीप है उसके सबसे पास में पड़ता है, ठीक है। निकोबार के सबसे पास में कौन पड़ता है, इंडोनेशिया देश पड़ता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जो अंडमान निकोबार है इस प्रकार से हमारा भारत कहाँ होता है, भारत है इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर क्या पड़ता है, अंडमान निकोबार एक द्वीप है, ठीक है। तो यहाँ पर जो द्वीपों से बना हुआ एक समूह है, एक द्वीपों से बना हुआ एक देश है, ठीक है। अरे मैंने क्या कर दिया, ठीक है। कहाँ पहुँच गए थे, रुकिएगा, ठीक है, रुकिएगा। ये हो जाता है, हम कहाँ पहुँच गए थे, यहाँ पर पहुँच गए थे। इस प्रकार से क्या है, हमारा देश है भारत, यहाँ पर श्रीलंका पड़ जाती है और यहाँ पर पड़ता है क्या, अंडमान निकोबार, है ना। अंडमान निकोबार पड़ता है। इस साइड का जो अंडमान होता है, अंडमान ये पड़ जाता है और निकोबार कहाँ पर है, निकोबार यहाँ पर है। इसके बीच में एक चैनल गुजरता है जो दो द्वीपों का अलग करता है। वो कौन सा होता है, 10 डिग्री चैनल है ना। और यहाँ पर इसके बाद जो निकोबार है, यहाँ पर जो निकोबार है इसके साइड में एक द्वीपों का समूह है, एक द्वीपों का समूह है जिससे मिलकर एक देश बनता है। कौन सा, इंडोनेशिया, है ना। यहाँ बनता है तुम्हारा इंडोनेशिया। सारे के सारे फैक्ट याद रखना जो बता रहा हूँ आपको। यहाँ क्या बनता है, इंडोनेशिया। तो पूछ लेता है कि निकोबार के या फिर यहीं पर इंदिरा पॉइंट है, क्योंकि निकोबार पे बिल्कुल दक्षिण बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पड़ता है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है, इंदिरा पॉइंट पड़ता है यहाँ पर। जो इंदिरा पॉइंट हमारा पड़ता है यहाँ पर, तो ये पूछ लेता है कि इंदिरा पॉइंट के बिल्कुल करीब में कौन सा देश है। तो याद रखना है, इंदिरा पॉइंट के या फिर भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु के पास में कौन सा देश है, तो इंडोनेशिया पड़ता है, जो द्वीपों का एक क्या है, समूह हो जाता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका हो जाता है, इसे याद रखना, क्योंकि एग्जाम में बना था किसी एग्जाम में, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, यहाँ पर आपको बताना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब क्यों शुरू किया गया था। यहाँ पर देशों मतलब जो अंग्रेज आए थे हमारे देश में, उनके लिए भारत निकालने मतलब भारत से बाहर भगाने के लिए एक आंदोलन छेड़ा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो वह कौन सा था, क्योंकि द्वितीय विश्व जो हुआ था वो कब हुआ था, ये आपके हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हुआ था ना। हाँ बिल्कुल, द्वितीय विश्व जो हुआ था स्टार्ट हुआ था 1939 में। द्वितीय विश्व स्टार्ट कब हुआ था, 1939 में स्टार्ट हुआ था। तभी यहाँ पर एक आंदोलन छोड़ा गया था 1942 में। कौन सा, 1942 में छोड़ा गया था भारत छोड़ो आंदोलन। क्यों, क्यों अंग्रेजों को अपने भारत से बाहर खदेड़ने के लिए, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर तो क्वेश्चन कैसा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। अब यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए इसकी तारीख दे सकता है, ठीक है। तारीख दे देगा और 42 तो बहुत जगह लिखे होंगे, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसकी डेट भी याद रखना, ठीक है। 8 अगस्त कब, 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था। इसकी डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, डेट इसकी याद रखना 1942 में। कब, 8 अगस्त 1942, ठीक है। इसकी डेट भी याद रखना है 8 अगस्त, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि क्या पता एग्जाम में तो भाई 1942 नहीं देगा, एग्जाम में ये भी बन सकता है कि कब स्टार्ट हुआ था। तो 8 अगस्त 1942 पूरी की पूरी डेट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको देखो। ये कह रहा है अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में कवि थे। जो अमीर खुसरो थे वो किस सम्राट के दरबार में कवि थे। अगर अमीर खुसरो की बात करते हैं, इन्होंने कितने सम्राटों का शासक देखा था, तो इन्होंने 7 सम्राटों का, 7 मुगल बादशाहों का इन्होंने क्या किया था, मतलब 7 बादशाहों का इन्होंने शासन देखा था। 7 बादशाहों का इन्होंने शासन देखा था। तो यहाँ पर दे रखा है किस सम्राट के दरबार में कवि थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर एक ट्रिक बताऊँगा आपको, बिल्कुल ये जी याद रहेगा, ठीक है। अमीर खुसरो मतलब बहुत ही खुश रहता था बंदा, है ना। कैसा रहता था, बहुत ही खुश बंदा रहता था। तो किसके पास रहेगा, जो बंदा खुश रहेगा उसी के पास ये बंदा रहता होगा, है ना। जो बंदा खुश रहता होगा उसी के पास तो अमीर खुसरो रहता होगा। अरे खुश है तो भी खुशी के ही पास तो रहेगा, बिल्कुल। जहाँ पर सुख मिलेगा उसे, जहाँ पर खुशी मिलेगी वहीं पर तो रहेगा। तो देखो इसमें खुशी किस पे छुपी है, अकबर में कोई खुशी है, बिल्कुल नहीं। नाम में खुशी नहीं है। हाँ बहादुर शाह, ये भी कोई खुशी नहीं है इसमें, तो बहादुर लड़ाई की बात हो रही है। अलाउद्दीन खिलजी, देखो कितना खिल रहा है ना, खिलने की बात हो रही, तो बिल्कुल सही। जब जहाँ पर फूल खिलेंगे, जहाँ पर खुशी होगी वहीं तो खुशी रहेगा, है ना, वहीं तो खुसरो रहेगा। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल इजी मैंने ट्रिक बना दी आपको, आज के बाद इसमें बिल्कुल नहीं भूलोगे, ठीक है।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पे कह रहा है कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में है। तो कावेरी नदी जो है किन दो राज्यों के बीच में है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपका भारत कैसा पड़ता है, भारत का दक्षिण साइड में इस प्रकार से। श्रीलंका कहाँ पड़ती है, श्रीलंका इस साइड में पड़ती है। यहाँ पर एक जो हो जाता है वो कर्नाटक है, और इस साइड में कौन सा पड़ता है, ये एक तमिलनाडु पड़ता है इस साइड में, ठीक है, तमिलनाडु पड़ता है। तो यहाँ से होती हुई एक नदी गुजरती है, यहाँ से होती हुई एक नदी गुजरती है जो कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इधर बंगाल की खाड़ी है ना, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी हो जाती है। तो कर्नाटक इस साइड में पड़ता है, और तमिलनाडु कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु इस साइड में पड़ता है, ये तमिलनाडु पड़ता है ना, यहाँ तक क्या पड़ता है, तमिलनाडु पड़ता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये गुजरती हुई जाती है कर्नाटक से तमिलनाडु के बीच, ठीक है। तो यहाँ पर एक विवाद है कि यहाँ पर इन दोनों राज्यों के बीच क्या है, विवाद है कि हमारी नदी है, हम इतना % पानी खर्च करेंगे, ये कहता है मेरा इतना % खर्च करेंगे, ठीक है, ये हमारे राज्य से गुजरती है। तो इस प्रकार से विवाद बना रहता है। तो इस साइड में क्या पड़ता है, कर्नाटक पड़ता है, और एक साइड में क्या पड़ता है, तमिलनाडु पड़ता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये क्या है, तमिलनाडु यहाँ तक, और ये क्या पड़ता है, सॉरी, ये आपका हो जाता है कर्नाटक, इस साइड में कर्नाटक, इस साइड में तमिलनाडु, ये यहाँ तक है, ठीक है, लास्ट तक। तो इन दोनों के बीच एक राज्य में एक नदी बहती है इस प्रकार से, जो कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो इन दोनों राज्यों के बीच एक विवाद है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच बहती है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बहती है, ठीक है। एग्जाम में इस प्रकार से बन सकता है कि जो कावेरी नदी है वो किन दो बीचों के बीच एक प्रकार से विवाद है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये भी पूछ सकता है कावेरी नदी किस साइड में बहती है, पूरब में, भारत के पूरब में, भारत के उत्तर में, भारत के दक्षिण में, भारत के कहाँ पर, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, कहाँ बहती है, भारत के दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है, दक्षिण में बहती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यह कह रहा है भीम का पूरा नाम क्या था। भीम का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। जो भीम है उसका पूरा नाम क्या था, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें बताना है जो भीम है, ठीक है, जो भीम है उसका पूरा नाम क्या है। तो BH होना चाहिए यार, है ना, BHE, भीम, ठीक है, भीम। बताओ भी इसका नाम क्या होगा, बताओ भाई, है ना, भीम, बिल्कुल डबल ई तो नहीं होगा यार, भीम से है ना। बताइएगा इसका आंसर कौन सा होने वाला है, बताइएगा इसका आंसर कौन सा रहने वाला है। भीम का पूरा नाम क्या है, भारत इंटरफेस ऑफ मनी, या फिर बिल इंटरफेस ऑफ मनी, या फिर भारत हाई इंटरफेस ऑफ मनी, या बताना है इनमें से कोई सा नहीं। तो यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी, है ना, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भारत इंटरफेस फॉर मनी होगा, सॉरी, ठीक है, फॉर मनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ दे रखा है जामा मस्जिद किसने बनवाई। देखो जामा मस्जिद किसने बनवाई, जामा मस्जिद है कहाँ पर, एग्जाम में इस प्रकार से बन सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है, जामा मस्जिद कहाँ पे है, जामा मस्जिद होता है नई दिल्ली में, ठीक है। जामा मस्जिद कहाँ पे है, नई दिल्ली में आपकी पड़ती है जामा मस्जिद। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, ये भी आपको याद रखना है कि जामा मस्जिद कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, नई दिल्ली में। और जामा मस्जिद बनवाई किसने थी, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, किसने बनवाई थी, शाहजहां ने बनवाई थी, है ना, शाहजहां ने बनवाई थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन है ना, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ दे रखा है अंबेडकर का एक सिद्धांत क्या था, जो भीमराव अंबेडकर थे उनका सिद्धांत क्या था ये आपको बताना है। तो आत्मसम्मान था, गुलाम शासन था, जाति का अभाव था, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने क्या किया था, जो निचली जाति के जो होते थे, ठीक है, निचली जाति के जो लोग थे उनके लिए आदर दिया गया था, संविधान में भी उनके लिए रखा गया था। किनके द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा रखा गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाति का अभाव था इनके अंदर का, था ना, क्या था, जाति का अभाव। आप जानते ही हो, है ना, कोई छुआछूत वगैरह नहीं लाए थे, है ना। कौन सा भाग है ना, 17 में, अनुच्छेद 17 में दे रखा है ना छुआछूत के बारे में। तो वही कौन लेके आया था, भीमराव अंबेडकर ही लेके आए थे, ठीक है। और इन्होंने 32वें अनुच्छेद को क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को इस प्रकार से होता है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है तुम्हारा अविस्मरणीय साहित्यिक चरित्र स्वामी किसने बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, अविस्मरणीय साहित्यिक चरित्र स्वामी किसने बनाया था। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है। आप क्या करना है, आपको सिर्फ स्वामी याद रखना है, स्वामी किसने बनाया था, ठीक है। आपका आप इसको याद रख लेना, ठीक है।
इस प्रकार से। तो स्वामी ही याद रखना है वरना आप कंफ्यूज होगे इसमें। अब स्मरणीय साहित्यिक चरित्र स्वामी किसने बनाया था, ये बताना है आपको किसने बनाया था। बिल्कुल सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा राइटर रहने वाला है, तो वो यहाँ पर हो जाएगा कौन, आर के नारायण जी, है ना। कौन हो जाएंगे, आर के नारायण जी आपके हो जाते हैं। और बाद में आपको ये बताना है आपका स्कोर कितना रहने वाला है आज। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वो कौन करता है। तो इस समय जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है कि मुख्य न्यायाधीश आपके कौन है। इस समय जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये बताना है कौन है, ठीक है। जो मुख्य न्यायाधीश आपके हो जाते हैं वो कौन है, सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा इसका। कौन हो जाते हैं, ये हो जाते हैं कौन, बोबड़े जी, ठीक है। कौन है, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, वर्तमान में जो है बोबड़े जी हैं, ठीक है, अरविंद बोबड़े। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, तो वो हो जाते हैं बोबड़े जी, अरविंद बोबड़े, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, तो याद रख लेना क्योंकि एग्जाम में बन सकता है कि मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, तो बोबड़े जी हो जाते हैं। और यहाँ पे दे रखा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना। किसके द्वारा की जाती है, ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। और हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है वर्तमान में, रामनाथ कोविंद जी हो जाते हैं। कौन से नंबर वाइज, 14वें नंबर वाइज हो जाते हैं, ठीक है। कह रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय डैश में स्थित है, कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है। वेरी इजी क्वेश्चन हो जाता है ना। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है, अरे नई दिल्ली में है भाई, है ना, इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है। देखो उपराष्ट्रपति की बात करते हैं ना, उपराष्ट्रपति की हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनकी आयु क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है ना। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति इनकी आयु होती है बिल्कुल सेम। तो राष्ट्रपति कितनी होती है, 35 वर्ष। तो उपराष्ट्रपति की भी कितनी होगी, 35 वर्ष। और जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उनकी कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। पीएम की भी, है ना, पीएम की कितनी होती है, 25 वर्ष की होती है। मगर राष्ट्रपति की 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति की 35 वर्ष। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इस समय उपराष्ट्रपति कौन है, कौन है इस समय, बिल्कुल हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, सभी लोग फटाफट दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर, ठीक है। हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन हैं, तो मैं ही बता दे रहा हूँ, वेंकैया नायडू हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, राधाकृष्णन, ठीक है। दोनों की दोनों याद रखना है। जो प्रथम थे वो कौन थे, राधाकृष्णन थे। वर्तमान में कौन है, बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, अभी आपको बताया है, ठीक है। जब तक लिखोगे नहीं आपको याद नहीं होगा। तो यहाँ देखा है सिक्किम की राजधानी कहाँ है। देखो राजधानी जरूर पूछेगा 100%, एक राजधानी 100% बनने वाली है आपके एग्जाम में, ठीक है। 100% की बात कर रहा हूँ, एक राजधानी 100% देखने को मिलेगी, चाहे देश से मिल जाएगी, दूसरे देशों से, कि भारत की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। मुद्रा पूछ लेता है, राजधानी पूछ लेता है, और राज्य की भी राजधानी पूछ लेता है। इंपॉर्टेंट भी बनेगा, है ना, ये तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। यहाँ दे रखा है सिक्किम की राजधानी कहाँ है, तो जयपुर कौन सी हो जाएगी, जयपुर राजस्थान की हो जाएगी। चंडीगढ़ यह की हो जाती है पंजाब, और पंजाब की हो जाती है हरियाणा की। फिर गंगटोक यही हो जाएगी, है ना। अगरतला जो हो जाएगी किसकी हो जाएगी, त्रिपुरा की हो जाएगी अगरतला। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, गंगटोक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिक्किम, सिक्का कहाँ फेंकते हैं, गंगा में, तो कहाँ हो जाएगा, गंगटोक, ठीक है। ट्रिक भी बता दिया आपको मैंने। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा सामान्य ज्ञान का, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, एस के यादव बोई राम सिंह जी यादव की जी की बुक है ये, प्रैक्टिस सेट सारा की सारा। यहाँ देखा है तुम्हारा WWW की फुल फॉर्म क्या है। WWW जो है कंप्यूटर साइट हो जाता है क्वेश्चन, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, बिल्कुल। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, बिल्कुल वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसकी खोज किसने की थी, है ना, इसकी खोज किसने की थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ना। किसने की थी, टिम बर्नर्स ली, है ना, टिम बर्नर्स ली, है ना, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिम बर्नर्स ली। याद रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है, टिम बर्नर्स ली। यहाँ पर जो बा है, यहाँ पर जो बा है, बा से डब्लू याद रख लेना इस प्रकार से, ठीक है, कि जो डब्लू है, डब्लू और यहाँ पर हो जाएगा बा, ठीक है। तो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, टिम बर्नर्स ली ने क्या की थी, इसकी खोज की थी। WWW की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ से हमारा सामान्य ज्ञान मतलब साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको देखिएगा, 15 क्वेश्चन साइंस से देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। बात करते हैं यहाँ पर सबसे भारी गैस कौन सी है। तो सबसे भारी गैस कौन सी हो जाती है आपको बताना है। देखो ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन कहाँ तक 10 से 15 किलोमीटर की पाई जाती है ऑक्सीजन, ठीक है। 8 से 9 किलोमीटर, है ना, ऑक्सीजन पाई जाती है, जो तो भारी नहीं है, ठीक है। तो
तो ये भी कैंसल। नाइट्रोजन जो होती है वो भी ऊपर आ जाती है, ये भी भारी नहीं है। हीलियम तो आपको पता ही है, हीलियम बहुत हल्की गैस है ना, तो ये भी नहीं होगी। तो एक ही बच जाती है कौन, रेडॉन। देखो इस प्रकार से माइंड चलाना, थोड़ा सा माइंड चलाओगे तो आप बिल्कुल कर सकते हो। मैंने बता रखा, अगर पता नहीं हो तो एक कहने काट के देख लीजिए। ऑक्सीजन कहाँ होती है, हम खड़े होते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, अगर धरती पे खड़े होंगे तब भी ऑक्सीजन लेंगे, मगर ये भारी नहीं होती है क्योंकि ये ऊपर भी होती है ना। आपको पता है ऑक्सीजन बहुत ही ऊंचाई तक हमें ऑक्सीजन मिल सकती है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। नाइट्रोजन तो बारिश होती है तो नाइट्रोजन बचती है ना, तो ये भी ऊपर होती है, इतनी भारी नहीं है। हीलियम की बात करें, हीलियम तो आपको पता ही हल्की गैस होती है जो गुब्बारे में भर जाती है, और जो हमारे वायुयान होते हैं उनके टायरों में कौन सी गैस भर जाती है, हीलियम भर जाती है। तो इस प्रकार से है ना। और जो हम सांस लेते हैं, है ना, जो सांस लेते हैं, जो कृत्रिम जो सांस होती है, मतलब जो ऑक्सीजन हमें दी जाती है अस्पतालों में, है ना, अस्पतालों में, हॉस्पिटल में, तो उसमें क्या होती है, हीलियम और ऑक्सीजन भरी होती है। तो ये तो हल्की है ना। तो यहाँ पर कौन सा जाता है, एक ही बचता है, रेडॉन। तो रेडॉन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन काट के हम जा सकते हैं आराम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, यहाँ दे रखा है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो सेब होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ऑप्शन को काटेंगे। देखो लैक्टिक की बात करें, दूध में पाया जाता है, तो ये तो सेब में पाया जाएगा नहीं। और साइट्रिक की बात करें, खट्टे फलों में होता है, तो यहाँ पर खट्टा फल तो होता नहीं है सेब, है ना, तो साइट्रिक भी नहीं होगा। तो एक ही बचता है कौन सा, मेलिक, है ना। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हो जाता है हमारा, क्योंकि लैक्टिक होता है दूध में, साइट्रिक होता है तुम्हारा खट्टे में, संतरा में हो जाएगा, है ना, नींबू में हो जाएगा। और जो खट्टे फल होते हैं ना, जो कच्चा आम हो जाएगा, उसमें साइट्रिक वगैरह हो जाते हैं इनमें। मगर एक ही बचता है मैलिक, है ना, तो यहाँ पर मैलिक हो जाएगा। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हमारा हो जाता है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हरी सब्जी में कौन सा विटामिन होता है, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो आपने सुना होगा कि जो हमारी सब्जी होती हैं, ठीक है, उन्हें जब उबालते हैं तो कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है, विटामिन सी। तो इसका मतलब विटामिन सी तो 100% होगा, है ना, विटामिन सी तो 100% होगा। तो विटामिन बी की बात करें तो बेरी बेरी ये तो होगा नहीं, है ना। विटामिन ए बिल्कुल सही, पालक वगैरह है, ये तो विटामिन ए तो सभी में होता है ना, जो हमारी आंखों के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, तो ये भी हो जाएगा सब में, है ना। तो विटामिन ए और विटामिन सी जो होते हैं, ठीक है, वो हरी सब्जियों में पाए जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा। चलिए कौन सा हो जाएगा, डी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ए और सी, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, विटामिन बी तो वेरी वेरी इसमें होगा नहीं, है ना। क्या हो जाएगा, रथ, मतलब थायमीन, थायमीन तो इसमें होता नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा, और सी हो जाएगा, ठीक है। रथ एक ऐसे हो जाएगा, एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड सब में होता है, और क्या होता है, रेटिनॉल होता है सब में। मगर बात करिए जो बी जो होता है, ठीक है, थायमीन, थायमीन सब में नहीं होता है। जो हरी सब्जियां होती है उसमें विटामिन ए मतलब रेटिनॉल होता है, और विटामिन सी क्या होता है, थायमीन होता है। तो ये दोनों के दोनों पाए जाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल इजीली राइट हो जाता है। तो ये याद रखना कौन सा हो जाएगा, ए और सी सभी में पाया जाता है, ठीक है, हरी सब्जियों में। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। सीमेंट का मुख्य अवयव क्या है, जो सीमेंट है उसका मुख्य अवयव क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी लोग। बिल्कुल सीमेंट किससे बना होता है, तो पहले ये आपको याद होना चाहिए, सीमेंट किस किस से बना होता है। देखो बात करें यहाँ चूना पत्थर से बना होता है, एक तो हो जाता है हमारा फैक्ट सी वाला, ठीक है, चूना पत्थर से बना होता है, यहाँ पर इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, चूना पत्थर। और प्लस किसका बना होता है, प्लस जो होती है मृत्तिका, मतलब जो मृत्तिका होती है, ठीक है, उसका बना होता है, ठीक है। जो मृत्तिका होती है उसको हम जब कहाँ डालते हैं, भट्टी में डालते हैं। जब भट्टी में डालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सीमेंट प्राप्त होता है, ठीक है। जो उसे भट्टी में हम डालते हैं, पकाते हैं, ठीक है। आपने अगर हाई स्कूल को अच्छे बार पढ़ा होगा तो आराम से पता होगी कौन सी भट्टी में डाला जाता है, कौन सा क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चूना पत्थर और मृत्तिका को जब भट्टी में डाला जाता है तब क्या प्राप्त होता है, सीमेंट प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट हो जाता है। मृत्तिका होती तो मृत्तिका हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। चूना पत्थर यहाँ पर दे रखा है, चूना पत्थर यहाँ पर राइट हो जाएगा। चूना पत्थर प्लस मृत्तिका से भट्टी में डाल के क्या बनता है, सीमेंट यहाँ पर बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, घेंगा रोग किस अंग को प्रभावित करता है। जो घेंगा होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है, तो आपने देखा होगा जो गले में जो ग्रंथि फूल जाती है उसे क्या कहते हैं, बिल्कुल उस ग्रंथि का नाम क्या होता है, सभी लोग आंसर दीजिएगा इसका, है ना। अरे सभी लोग आंसर दीजिएगा, कौन सी ग्रंथि होती है भाई, पता होगी ना। अरे यार जो घेंगा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, देखो आयोडीन की, बिल्कुल ये जो क्वेश्चन आता है ना, आयोडीन की कमी से हो जाता है कौन सा, घेंगा रोग। और घेंगा रोग कहाँ होता है, गले में होता है, ठीक है, कहाँ होता है, गले में। कौन सी ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है ना। ये जो आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि फूल जाती है, तो ये थायराइड ग्रंथि होती है। कौन सी होती है, थायराइड जो ग्रंथि होती है बह जाती है फूल, है ना। थायराइड ग्रंथि क्या होती है, यह फूल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हमारा हो जाता है, ठीक है ना। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आराम से। घेंगा रोग, थायराइड ग्रंथि जो होती है हमारी फूल जाती है आयोडीन की कमी से। तो क्या होता है, गले में ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, वो क्या होती है, फूल जाती है। आपने देखा गुब्बारे के समान फूल जाती है ना, कुछ लोगों में देखा होगा। तो वो थायराइड ग्रंथि होती है, आयोडीन की कमी से फूल जाती है। तो आयोडीन की प्रचुर मात्रा खाना चाहिए, है ना, बिल्कुल। नमक जो है तो शुद्ध खाना चाहिए, आयोडीन वाली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रखा है 21, मोतियाबिंद रोग कौन से अंग में
को प्रभावित करता है, तो सभी को पता है आँख को प्रभावित करता है ना, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जाला वगैरह हो जाता है आँख पे वो मोतियाबिंदी कहलाता है, ठीक है, सफ़ेद जो पड़ जाती है पुतली। आगे बढ़ते हैं, तो ये रेटिना से प्रभावित होती है, रेटिना जो होती है उससे दिक्कत होती है, ठीक है, रेटिना जो होती है वो सफ़ेद पड़ जाती है, तो इस प्रकार से हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं यहाँ पर बिजली गिरते समय पैदा होने वाली गैस कौन सी, अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया यार यहाँ पर तो है, अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ये तो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन होता है। बिजली गिरते समय पैदा होने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, अरे नाइट्रोजन तो होती नहीं है यार। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये भी नहीं होती है, तो बचती कौन सी? नाइट्रोजन होती है N2, ठीक है, N2 नाइट्रोजन हो गई, और CO क्या हो गई? कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी बचती है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है N2O, हंसाने वाली गैस से कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा राइट, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है जो बिजली गिरते समय पैदा हो जाती है, ठीक है। बिजली गिरते समय पैदा होने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है, इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं, हंसाने वाली गैस भी कहते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बहुत बार इसका सूत्र पूछ रखा है, नाइट्रस ऑक्साइड सूत्र क्या होता है, तो N2O, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बन जाता है क्वेश्चन, मैं आपको सब समझाता हूँ एक प्रकार से, जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम बन सकते हैं रिलेटेड सब समझाता हूँ, क्योंकि पूछता है यहाँ से तो बिल्कुल आपके एग्जाम फंसना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए, बस आपको इतना होना चाहिए, मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो आपको आना चाहिए। ध्यान रखा है, पृथ्वी कितनी गतियाँ करती है, पृथ्वी कितनी गतियाँ करती है ये आपको बताना है। देखो, एक तो पृथ्वी क्या होती है? बिल्कुल गोल, वो अपनी ही जगह पर क्या होती है? घूमती है, आपको पता है ना, अपनी ही जगह पर क्या करती है? ये गोल गोल घूमती है। तो एक तो करती है घूर्णन, एक क्या करती है? वहीं पर अपनी जगह पे ही घूमती रहती है, तो एक तो करती है घूर्णन, है ना, पता है ना, एक तो क्या करती है? घूर्णन करती है, क्योंकि जो हमारी सूरज का चक्कर लगाती है पृथ्वी वो 365 दिन लगाती है, मगर जो दिन रात होते हैं वो होते रहते हैं। क्यों होते हैं दिन रात? क्यों होते हैं दिन रात, ये बताएगा। 24 घंटे में दिन रात क्यों होते हैं? वो इसीलिए 24 घंटे में दिन रात होते हैं क्योंकि जो पृथ्वी होती है वो घूर्णन करती है। पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करती है, अपनी जगह पे ही घूमती है, ठीक है। तो हम आते हैं इस प्रकार से, कहाँ घूमती है? ये दक्षिण से पूर्व की ओर घूमती है, सॉरी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना। जब ये घूमती है तो क्या होती है? दिन रात होते हैं। 24 घंटे में एक चक्कर लगा देती है पृथ्वी घूर्णन के द्वारा, ठीक है, अपनी ही जगह पे घूर्णन करती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगा देती है। ये तो हो जाता है घूर्णन। और एक क्या होता है? परिक्रमण होता है। क्या होता है? परिक्रमण। एक होता है परिक्रमण। परिक्रमण कितने दिन में करती है? ये 365 दिन में करती है, आपको पता ही है ना। सूर्य का चक्कर कितने में लगाती है? 365 दिन में। तो ये हो गया परिक्रमण, है ना। इस प्रकार से घूम रही है सूर्य के चारों ओर। यहाँ पर मान लेते हैं सूर्य है ये, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये सूर्य है, तो सूर्य के इस प्रकार से घूमती है चारों ओर, तो एक साल में घूमती है 365 दिन में, तो ये हो जाता है परिक्रमण। क्योंकि ग्रह क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो इसी प्रकार से पृथ्वी क्या है? सूर्य की परिक्रमा करती है। एक तो हो जाता है परिक्रमण गति, और एक क्या होती है? घूर्णन, जो अपनी ही जगह पर घूमती है ना, अपनी ही जगह पर घूमती है। किस प्रकार से? ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना। किस प्रकार से घूमती है? ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। एक तो अपनी ही जगह पर घूर्णन करती है, जो कि 24 घंटे में क्या होता है? दिन रात होते हैं। तो दोनों की दोनों गति आपको कंफ्यूज नहीं हो गए, है ना, सारा समझा दिया मैंने बिल्कुल डिटेल में। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? एक परिक्रमा करती है, घूर्णन करती है, तो कितनी हो जाएंगी? 2 गति आपकी हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी कितनी गतियाँ करता है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2 गतियाँ करती है पृथ्वी। जितने क्वेश्चन बनाता हूँ बहुत अच्छे प्रकार समझाता हूँ आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम बनता है तो बनना चाहिए भी, है ना। दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र है। दूध की जो शुद्धता होती है वह किस मापक यंत्र से मापी जाती है? बताइएगा यहाँ पर। बिल्कुल देखो, आपने थर्मामीटर तो यूज़ करते होगे, बुखार वगैरह आता है थर्मामीटर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो काट दोगे, ताप मापने में होता है ना, ताप मापने में होता है, बिल्कुल आराम से लगा सकते हो, कैंसल। लैक्टोमीटर ये दूध का होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना, ये दूध से रेट हो जाएगा। अमीटर विद्युत धारा से हो जाएगा, सॉरी ये दूध की शुद्धता की बात कर रहा है, ठीक है, तो दूध की शुद्धता कहाँ हो जाएगी? लैक्टोमीटर में हो जाएगी, है ना। लैक्टोमीटर अभी बताया था, लैक्टोमीटर क्या होता है? दूध की शुद्धता मापता है। अमीटर जो होता है विद्युत धारा मापता है, ठीक है। अमीटर जो होता है वो क्या मापता है? जो अमीटर होता है विद्युत धारा नापता है, तो ये भी नहीं होगा। वोल्टमीटर विभवांतर नापता है, तो ये भी नहीं होगा। देखो, थर्मामीटर ताप नापेगा, वोल्टमीटर विभवांतर, अमीटर जो होगा विद्युत धारा को, तो एक ही बचता है, दूध कौन नापेगा? लैक्टोमीटर, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। सब ऑप्शन को देखिएगा, सब ऑप्शन हर प्रकार से पढ़िएगा, क्या पता इन चारों में से कौन सा पूछ ले, है ना, तो याद होना चाहिए सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 कह रहे हैं अमीबा किस विधि से जनन करता है? देखो, अमीबा अगर आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में या इंटर में अगर पढ़ा होगा तो बिल्कुल इजीली आप कर सकते हो। अमीबा किस विधि से गमन करता है? अमीबा जो होता है, ठीक है, अमीबा कैसे होता है? अमीबा कैसा होता है? अमीबा इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से होता है अमीबा, और यहाँ पर होता है केंद्र, है ना, एक केंद्र होता है। जब ये जनन करता है, मतलब ये अपने बच्चे पैदा करता है, तो किस प्रकार से करता है?
ये अपने ही भाग में मतलब दो भागों में डिवाइड हो जाता है इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से एक बनता है छोटा और एक बनता है बड़ा। इस यह दो भागों में खंडन हो जाता है, मतलब एक अमीबा जो होता है अगर जनन करता है तो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक अमीबा बन जाता है, दो बन जाता है। इसका मतलब ये होता क्या है, द्विखंडन करता है। कितने द्विखंडन गति करता है ना। अमीबा जो होता है द्विखंडन गति करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भाई अपने आप में ही दो खंडों में डिवाइड होता रहता है। अब ये वाला जो गन करेगा, इनके बच्चे गन करेंगे तो ये दो भागों में गन करेंगे तो चार बच्चे पैदा हो जाएंगे, दो इसके दो इसके। ठीक है, तो इस प्रकार से द्विखंडन गति करता है ये। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विखंडन गति। ठीक है, बिल्कुल इजीली प्रकार से आप इसे याद कर सकते हो, है ना, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, फिर समझ में आया होगा ना, बिल्कुल। ये हाई स्कूल इंटर का क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, यहाँ दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, अभी आपको बताया था मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड किसे कहते हैं। देखो O2 हो जाएगा ऑक्सीजन, O3 हो जाएगा ओजोन, CO2 हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा बचता है, CO, यही हो जाएगा हमारा राइट। कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड। O2 ऑक्सीजन, O3 ओजोन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक ही बचता है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। इससे पहले आपको बता रखा था जब ऑप्शन में आया था तब। आगे बढ़ते हैं 27, कह रहे हैं आंखों से संबंधित विटामिन कौन सा है, कौन सा हो जाएगा बताइएगा। आंखों से संबंधित विटामिन कौन सा हो जाएगा। तो मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी, है ना, तो आपको याद होगा। तो बताने में आंखों से संबंधित विटामिन कौन सा हो जाएगा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन सी की बात करते हैं तो दांतों से रिलेटेड हो जाएगा, है ना, मजबूती मिलती है विटामिन सी, खट्टापन, है ना, बिल्कुल। और बढ़ते हैं, विटामिन डी सूखा वगैरह के लिए हो जाता है ना। और विटामिन बी बेरी वेरी रोग हो जाता है ये इससे। तो एक ही बचता है विटामिन ए, है ना, रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आंखों से संबंधित विटामिन कौन सा हो जाएगा, विटामिन ए। आंखों से मतलब विटामिन की कमी होता है तो आंखों में क्या होता है, धुंधला दिखने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रोटॉन डैश होता है, प्रोटॉन होता क्या है, प्रोटॉन पे क्या आवेश होता है ये आपको बताना है। प्रोटॉन पे धनावेश होता है या ऋणावेश या ऋणात्मक होता है या उदासीन होता है या इनमें से कोई सा नहीं। तो देखो जब प्रोटॉन की बात आ गई, एक तो प्रोटॉन हो गया, है ना, एक प्रोटॉन हो गया, एक न्यूट्रॉन हो गया और एक इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। तीन होते हैं, आपको पता है परमाणु कितने होते हैं, तीन होते हैं। तो देखो प्रोटॉन पे जो होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। प्रोटॉन पे आवेश कैसा होता है, धनात्मक। सब बता रहा हूँ आपके लिए। प्रोटॉन पर कैसा होता है, धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कैसा होता है, ये उदासीन होता है। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। तो याद होना चाहिए आपके लिए तीनों की तीनों, क्योंकि एग्जाम में अगर प्रोटॉन का बात कर रहा है, प्रोटॉन का आवेश कैसा होता है, तो सभी आपको याद होना चाहिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक होता है आवेश, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है और न्यूट्रॉन पे जो होता है वो उदासीन होता है। तो इस प्रकार से उदासीन कौन हो जाएगा, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। प्रोटॉन क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, प्रोटॉन होता है, कैसा होता है, प्रोटॉन होता है धनात्मक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तीनों बता देंगे, तीनों की तीनों याद रखना है आपको। ठीक है, एक बार रिपीट, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक, न्यूट्रॉन उदासीन, प्रोटॉन धनात्मक। ठीक है, तीनों के तीनों याद हो गए। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 29 कह रहा है परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है। जो परमाणु का रासायनिक गुण जो होता है वो किस पर निर्भर करता है ये बताना है। संयोजकता पे, परमाणु क्रमांक पे, परमाणु भार पे, इनमें से कोई सा नहीं। तो किस पे करता है बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। परमाणु, डाल्टन ने, है ना, परमाणु खोज किसने की थी, डाल्टन ने की थी। बहुत बार समझा रखा है, याद रखना, किसने की थी, डाल्टन ने की थी परमाणु की खोज। तो यहाँ पर बताना है परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है। तो ये किस पर निर्भर करता है, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, यहाँ दे रखा है इंसुलिन किस अंग से स्थापित होता है। जो इंसुलिन होता है वो किस अंग से स्थापित होता है। तो आपको पता है पत्तीनुमा रचना होती है अमाशय के नीचे, है ना, अमाशय की साइड में क्या होती है, एक पत्तीनुमा क्या होती है, रचना होती है। ठीक है, अमाशय के नीचे। तो ये होती क्या है, ये जो होता है वो अगन्याशय होता है। ये क्या होता है, ये पत्तीनुमा रचना जो होती है वो क्या कहलाती है, अगन्याशय कहलाती है। आपको पता होगा ना, ये अगन्याशय कहलाती है। और अगन्याशय की बीटा कोशिकाएं जो होती हैं, बीटा कोशिकाएं जो होती हैं उनसे एक हार्मोन से निकलता है।
ठीक है। अग्न्याशय की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं उनसे क्या निकलता है, एक हार्मोन्स निकलता है, जो कौन सा हार्मोन्स होता है, इंसुलिन हार्मोन्स होता है। कौन सा होता है, इंसुलिन हार्मोन्स होता है। तो याद रखना है इंसुलिन किस अंग से स्थापित होता है, तो अग्न्याशय के बीटा कोशिकाओं से स्थापित होता है। अंग पूछ रखा है तो कौन सा हो जाएगा, अग्न्याशय हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, आपको बताना है। इंसुलिन जब बढ़ जाता है, ठीक है, इंसुलिन किस अंग से स्थापित होता है, तो इंसुलिन की जो मात्रा बढ़ जाती है, कम हो जाती है, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, ठीक है। मगर जो इंसुलिन की कमी से वृद्धि से जो रोग होता है वह आपका होता है डायबिटीज़। ठीक है, क्या होता है, डायबिटीज़, मतलब शुगर भी कह सकते हैं इसे, है ना। इंसुलिन की जो कमी हो जाती है तो कौन सा हो जाता है, तो शुगर हो जाता है। ठीक है, शुगर हमारे शरीर में पैदा हो जाती है, मतलब जो कहते हैं ना डायबिटीज़ वगैरह हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 31, कह रहा है यहाँ पर क्रम संख्या को पूरा करो। ठीक है, क्रम संख्या को पूरा करना है, यहाँ पर बताना है। तो यहाँ से मैथ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, भाग थर्ड गणित। तो यहाँ पर देखना है क्रम संख्या को पूरा करना है। तो अगले यहाँ पर कौन सा आने वाला है, 3 दे रखा है, 5 है, ठीक है, और 9 है, फिर दे रखा है 15, फिर 23। तो आगे बताना है आगे कौन सा होने वाला है, बताएगा फटाफट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर की बात करें तो कितना आ रहा है, 4। यहाँ पर बात करेंगे 6 ऐड हो रहा है, सब में ऐड हो रहा है प्लस। ठीक है, सब में प्लस ऐड हो रहा है। आगे की बात करें तो आगे कितना हो रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ प्लस 8 हो रहा है, तो आगे कितना हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। सीरीज चल रही है ना, सीरीज हो, सीरीज का क्वेश्चन है ये, सीरीज चलिए, तो आगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 33 हो जाएगा। तो 33 आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, है ना, सीरीज चल रही थी, 2+2+, यहाँ पर भी 2+ हो रहे थे, सभी में 2+। ठीक है, आगे भी सभी 2+ हो रहे थे, देख रहे आप, सीरीज चल रही थी, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है रूट 2197। ठीक है, घनमूल बताना है यहाँ पर, घनमूल इसका कौन सा रहने वाला है। ठीक है, बताएगा भी घनमूल इसका कौन सा रहने वाला है। बिल्कुल, तो देखो यहाँ पर हम शॉर्टे का बताने वाले हैं, इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक घन में। तो अगर मैं 0 की गुणा करूंगा, 0 की गुणा 30 की गुणा 3 बार करूंगा, घन निकालूंगा इसका, तो कितना आएगा, इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो 0 तो यहाँ पर है नहीं, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही कट जाएगा। अब 15 की गुणा 15 3 बार करूंगा, तो इकाई का अंक कितना आएगा, 5 हम 25, और 25 पंजे 125, तो यहाँ पर भी 5 ही आएगा इकाई का अंक। तो इकाई का अंक 5 तो है नहीं, तो ये भी कैंसिल। अब यहाँ पर भी 5 दे रखा है, और यहाँ पर 45 दे रखा है। ठीक है, अरे सॉरी, कौन सा निकाल रहा हूँ मैं भी, रुकिएगा, मैं कौन से ऑप्शन पे जा रहा हूँ, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, 32 वाला है। देखो अगर मैं 11 की गुणा करूँगा 3 बार, 11 की गुणा 3 बार करूँगा, तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर एक तो इकाई का अंक है नहीं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 18 की गुणा करूँगा 3 बार, तो एक, तो देखो इकाई का अंक कितना आएगा, क्योंकि वो है ना, घन की बात कर रहा है, घन। तो 8 × 2 = 64, 8 × 4 = 32, कितना आएगा, 2 आएगा इकाई, 2 तो है नहीं, तो ये भी कैंसिल। 3 की बात करूँ, 13 की गुणा करूँगा 3 बार, तो 3 3 9 3 27, 7 आ जाएगा इकाई का अंक, बिल्कुल। तो 7 दे रखा है, बिल्कुल हो सकता है। 6 की बात करूँगा, 16 की ये होल्ड पर रखेंगे। ठीक है, अभी होल्ड पर रखेंगे, फिर 16 मल्टीप्लाई फिर करेंगे 16 से, 6 × 36 36, इकाई का अंक आएगा 6, तो 6 तो इकाई का अंक है नहीं यहाँ पर, तो 7 दे रखा है, तो ये भी कैंसिल। इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये इस प्रकार से आपने क्यू वाला देखा होगा, तो आप निकाल सकते हो 2197 किसका क्यू है, तो बताओ किसका क्यू हो जाता है ये। तो क्यू में क्या बनाते हैं, 3 का जोड़ा बनाते हैं, 3 का जोड़ा। तो यहाँ पर बात करूँ 7 किस में आएगा, 7 किसके क्यू में आता है, 7 7 49 9 7 63 नहीं आएगा, इसका मतलब 3 के क्यू में आएगा। और 9 3 27, 9 9 81, 9 9 81, और 3 3 और कितना आ जाएगा, 1 2 3, ऊपर कितना आ जाएगा, 7 7 49 9 7 63 नहीं आएगा, 8 8 64, 8 32 नहीं आएगा, 9 9 81, 9 1 9, 3 ही के में आएगा। ठीक है, 3 में ही आएगा, तो 3 तो हो जाता है इस सेट में। ठीक है, 3 हो जाता है इस सेट में, और बचता कौन है, 2। तो 2 की बात करते हैं, तो 1 का क्यू करूँगा तो कितना आएगा 1, 2 का क्यू करूँगा तो कितना आएगा 8, जो 2 है वो किसके पास में है ये बताइएगा, 2 है 1 वाले पास में, तो क्या उतारेंगे, 1 उतारेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 का क्यू दे रखा है ये। ठीक है, 13 का क्यू कौन सा है, ये दे रखा है, निकालो तो निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल इजीली हमारा आंसर हो जाता है। इस प्रकार से निकाल सकते हैं, और इस प्रकार से चेक कर सकते हैं इकाई का अंक। देखो इकाई का अंक करोगे जल्दी या जल्दी कर लोगे। ठीक है, अगर आपको आता है तब। इकाई का अंक बहुत जरूरी है याद करना। ठीक है, इकाई का अंक इसी प्रकार से निकालते हैं, मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। ठीक है, 33 की बात करते हैं, 30 45 का महत्तम समर्थक क्या होगा। तो बिल्कुल देसी फार्मूला लगा लीजिएगा, अगर आप माइंड में कर सकते हो तो माइंड में कर लूँ। ठीक है,
वैसे माइंड में ही करना बेहतर है। मतलब देखो यहाँ पे देखा है महात्म से मतलब HCF, हाई कॉमन फैक्टर, हाई कॉमन फैक्टर। इसका मतलब इन ऑप्शनों में सबसे हाई फैक्टर कौन सा है, हाई नंबर कौन सा है जो इन दोनों को बिल्कुल इजीली काट दे। 75 से इधर कट जाएंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे। 45 से दोनों कट जाएंगे, नहीं कटेंगे। 30 नहीं कटेगा, 45 कट जाएगा। और 30 से, क्योंकि हाई कॉमन फैक्टर ज़्यादा देखने हैं, तो इससे उससे छोटा फिर जी है। 30 से कटेंगे दोनों, नहीं कटेंगे, तो 15 से कटेगा, यही आंसर। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। मतलब हाई कॉमन फैक्टर HCF, हाई कॉमन फैक्टर निकालना है। इस प्रकार से मतलब देसी फार्मूला हो, देसी फार्मूला कर सकते हैं। 5 से काटेंगे तो जाएगा 5 छक 30, और 5 नहीं 45। फिर 3 से काटूंगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, बस आई कटेगा ना, तो 5 कितना आ जाएगा 15। इस प्रकार से 15 निकल के आएगा, इस प्रकार से 15 है ना। तो बस सबको याद होना है हाई कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हाई कॉमन फैक्टर कर सकते हैं, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों काट दे, होगी तो इन ऑप्शनों में से, तो ऑप्शनों को देख लो काट के, बस, है ना। देखो अगर मैं 75 से काटूंगा, दोनों नहीं कटेंगे तो गलत हो जाएगा। 45 से दोनों काटूंगा, एक कट जाएगा, मगर 30 नहीं कटेगा, तो ये भी गलत। 30 से काटूंगा, 30 कट जाएगा, 45 नहीं कटेगा, ये भी गलत। 15 से काटूंगा, 15 दूनी 30, 15 3 45, आ गया, तीनों कट गए, दोनों कट गए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से निकाल सकते हैं, इजी हो जाता है इस प्रकार से, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, बताएगा भी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 34 को देखिएगा कौन सा आंसर रहने वाला है। यहाँ देखा, यदि किसी महिला को किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हुआ तो वस्तु का मूल्य ज्ञात करें। एक बात बताइएगा, एक तो होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% होता है। मैंने को बता रखा है क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100%। और विक्रय मूल्य कह रहा है बेचने पर, मतलब इतने रुपए में उसने बेचा। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 330, 330 में उसने बेच दिया, और लाभ कितना हुआ, 20 रुपये का। इसका मतलब लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो 100 रुपये 100% तो था, 20% का लाभ हो गया, तो बेचा तो 20% का लाभ हुआ। तो इसका मतलब बेचा कितने में, बेचा 120% पे उसने, और यहाँ पर 120% पे नहीं बेचा है, उसने बेचा है 330 रुपये में। इसका मतलब 120% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 330 रुपये दे रखी है ना। यही दे रखी है। तो निकालना क्या है हमें, निकालना है कि वस्तु का मूल्य ज्ञात करो, मतलब क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100%। 120% की वैल्यू दे रखी है 330, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, निकाल सकते हो। तो कितना कर दूंगा, अगर 1% की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर 330 बटे 120 से भाग दे दूंगा, 1% की वैल्यू निकल आएगी, है ना। अब मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100% बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 330, है ना, बिल्कुल। 330 बटे 120 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100। अब इसको जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा। करो, 0 से कट जाएगा 0, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है, 2 पंजे 10 हो जाएगा। देखो आगे काटूंगा 6 से, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, ठीक है, कट गया ना। 55 बार, 5 25 के 5, हासिल लगे 2, 55 25 26 27। इसका मतलब मेरा जो आंसर आने वाला है 100% बराबर कितना आ जाएगा, 100% बराबर जाएगा 275। 100% की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आ गई, 275। क्रय मूल्य कितना है, 100%, तो 100% बराबर कितने, 275। 275 कहाँ दे रखा है, यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल इजीली राइट हो जाता है ना, इजीली राइट हो जाता है। अब इतना नहीं करने की जरूरत थी, मैं समझाया है तब किया है। तो हम डायरेक्ट कर सकते हो कि वस्तु इतने में बेची है, इतने परसेंट का लाभ, मतलब 120, 120% की वैल्यू दे रखी है 330। तो निकालना क्या कह रहा है, मूल्य 100% होता है अपने आप में, तो 100% की वैल्यू निकालना है ना। तो कितने से कर दूंगा, 330 बटे 120 मल्टीप्लाई 100, बस आंसर निकल आता। 0 से 0 कटेगा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 6 से काटूंगा, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 55 मल्टीप्लाई 5 पे कितना हो जाएगा, 275। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आराम से कर सकते हैं, है ना। बस माइंड होना चाहिए, आराम से कर सकते हो। जो समझा रहा हूँ उसके बाद में करके दिखाता हूँ शॉर्ट वाला। आगे बढ़ते हैं। 35 दे रखा है, 5,000 रुपये की मूल राशि पर 6% ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाता है ना। तो मैंने साधारण ब्याज को बता रखा है। साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष क्या होता है, समान दर से लगता है।
समान रुपए पे समान दर से लगता है। तो मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन वही मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर ब्याज ज्ञात हो जाएगा। इसमें रख दो। तो मूलधन कितना दे रखा है 5000, दर दे रखी है तुम्हारी 6%, समय दे रखा है 2 वर्ष बटे 100, 0 0 0 0, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, तो कितना हो जाएगा 600 रुपये। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना, 600 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। अब इसे सॉर्ट कैसे करें, अगर आपको फार्मूला याद है, देखो आर की और टी की तो मल्टीप्लाई होना ही होना है ना। इसका मतलब जो है 6 दूनी 12, 12% निकालना है टोटल का। अगर जो 5000 दे रखा है, 5000 का 12% ही तो ज्ञात करना है बस। 0 0 0 0, 12 पंजे कितने हो गए 60, 6%। ये तो माइंड में ही आप कर सकते थे कि 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60, 2 जीरो कट गए, 600 बच्चे। माइंड में कर सकते ना कर सकते थे, बिल्कुल ही जी क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा 36। यहाँ दे रखा है यदि 15 व्यक्ति किसी खाई को खोदने में 10 दिन का समय लेते हैं तो कितने दिन में इसी खाई को 10 व्यक्ति खोदेंगे। तो बता रखा है MDH है ना, MDH मसाले सच सच, MDH देखो MDH, M माने क्या होता है मैन, D माने क्या होता है दिन, H माने क्या होता है समय, और बटे क्या होता है वर्ग। ये तो बन बन लिख सकते हो इसे, और बराबर MDH जो ज्ञात करना होता है उसको लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, बस ये फार्मूला होता है MDH बटे W। M माने मैन, D माने दिन, H माने घंटे, और W माने क्या होता है वर्ग। तो यहाँ पर क्या कर रखा है उसको देख लो, कह रहा है 15 व्यक्ति, तो मैन की जगह मैंने 15 लिख दिए। कोई खाई 10 दिन में खोदते हैं तो 10 दिन मैंने लिख दिए। कोई खाई मतलब कोई खाई मान लो, एक खाई मान लो, या कुछ मत मानो, 0 मान लो, एक खाई मान लो। ठीक है, एक खाई 10 दिन में खोदते हैं, घंटे नहीं दे रखे हैं, घंटे मत लिखो दो, बराबर। फिर कह रहा है कितने दिन में, मैं दिन मार लेता हूँ, दिन D, कितने दिन में इसी खाई को, मतलब जो एक खाई है, एक खाई को 10 व्यक्ति खोदेंगे, तो 10 व्यक्ति कितने में खोदेंगे देखना है, D हमें ज्ञात करना है, तो निकाल सकते हो है ना। ये जीरो जी तो से कट गया, 10 से तुम्हारे 10 कट गए, तो बचाओ कौन सा, D बराबर 15 दिन है ना। D बराबर कितना बचा, 15 दिन बच गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। MDH से निकालना है, इजीली कर सकते हो है ना। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। देखो 37 की बात करें, यदि x बराबर 1, y बराबर 4, z बराबर 2, तो बताना है x की क्यू प्लस y की क्यू बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x का मान क्या होगा। तो आपको बताना है x की क्यू प्लस बाई स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस भी दे रखा है, प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy का मान क्या रहने वाला है। यह पूछ रखा है, x बराबर बंदे रखा है, y बराबर 4, z बराबर 2, रख दो मान भाई। 1 का क्यू प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जेड की जगह 2 दे रखा है, मैंने वही रख रहा हूँ। ठीक है, ये मान रख रहा हूँ मैं, कितना हो जाएगा माइनस 2, x की जगह 1 दे रखा है, y की जगह कितना दे रखा है, बाई जेड भी है। ठीक है, बाई की जगह दे रखा है 4 और जेड की जगह दे रखा है 2, बराबर हमें ज्ञात करना है। निकाल सकते हो, एक एकम 1, 4 चौक 16, 4 चौक 16 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 एकम 2, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, बराबर क्या है ज्ञात करना है। 16 माइनस है तो कट जाएंगे दोनों है ना, 4 और 5, 4 कितना बचेगा 5। तो x बराबर जो मान निकल के आएगा, सॉरी जो हमारा मान निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, कितना मान निकल के आ गया 5, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर क्या दे रखा है 5 दे रखा है। ठीक है, ये देखिएगा 5 दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 5, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो मान दे रखा है भाई उसमें करना था और कुछ नहीं करना था। आगे बढ़ते हैं फिर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 38। ठीक है, 38 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, इसको देखो। 38 की बात करें, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है समय, है ना। दूरी बटे समय, दूरी कितनी दे रखी है 300 मीटर, समय कितना दे रखा है 20 सेकंड।
और यहाँ किस में ज्ञात करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में, और इधर कितने में, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो किससे करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं 18/5 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 0 से कट जाएगा 0, 5 से काटूंगा 5 छक 30, 2 से काटूंगा 2 चौक 8, 18 चौक कितना जाएंगे 72। तो चाल बात जो आ जाती है हमारी, वो क्या आ जाती है 72 है, 18 चौक 72, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 छक 30 और 2 दूनी 4, 2 3 6 होगा, ठीक है, 2 3 6 होगा, 18 3 54 होगा ना, 18 3 54, वही तो कह रहा हूँ, गलती हो रही है कुछ, रुकिएगा। यहाँ पर 2 से काटूंगा, 2 3 6 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 18 × 3, ठीक है। 18 3 कितना हो जाएगा 54। तो चाल बराबर जो आ जाएगी मेरी कितनी आ जाएगी, चाल बराबर जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में करते हैं तो 5/18, इसका उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इजीली हमारा राइट हो जाता है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला वो हमारा कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा 39, कह रहा है वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होगा। जो वृत्त की परिधि होती है उसका सूत्र क्या होता है, तो बहुत बार बता रखा है, जो वृत्त की परिधि होती है, जो परिधि होती है उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है 2πr। और जो उसका क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ये होता है πr²। तो πr² तो हो गया क्षेत्रफल, 2πr क्या होगी परिधि, तो यही हो जाएगा हमारा राइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल इजीली राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फिर, देखो परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहीं पर 40 की बात करें, दे रखा है x² + 9x + 20 के गुणनखंड क्या होंगे। तो आपको बता रखा है ये द्विघात समीकरण, इसको खोलिएगा, कैसे करेंगे, 9x + 20 बराबर क्या मान लेते हैं 0। खोलो इसे, कैसे करोगे, ठीक है। इसे खोलो तो कितना आना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 20 और घट के जुड़ के आना चाहिए 9, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 20, घट के जुड़ के आना चाहिए 9, तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 है ना, 5 से 5 चौक 20 और 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x² + 5 चौक कितना हो जाएगा 20 और जुड़ के आ जाएंगे 9, यहाँ x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 20 बराबर कितना हो जाएगा 0। सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x² प्लस कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा x से मल्टीप्लाई करो अंदर, ठीक है, कितना हो जाएगा 4x और प्लस कितना हो जाएगा 20 बराबर कितना हो जाएगा 0। इन दोनों में x कॉमन मान लूँगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x, यहाँ पर क्या बचेगा x + 5 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर x + 5 लाना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो एक तो बन जाता है तुम्हारा अंदर वाला, ठीक है, x + 5 एक तो आ गया ये, और दूसरे क्या बचेगा x + 4, ठीक है, ये दोनों बच जाते हैं। तो कौन सा आएगा x + 5 x + 4, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोनों के दोनों प्लस में आएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा ए, ठीक है। यह इस प्रकार से ट्रिक भी होती है, प्लस प्लस है तो प्लस ही प्लस में आएंगे। यहाँ पर प्लस प्लस दे रखा है मगर 20 दे रखे हैं, 5 चौक 20, 5 और 4 आना चाहिए, तो ये दे रखा है ऑप्शन नंबर। तो इस प्रकार से अगर माइंड है आपके अंदर तो इतनी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ये तो आपको आना चाहिए बेसिक, ठीक है। देखो इस प्रकार से कर सकते हैं इसे, x² + 9x प्लस कितना है 20, तो इतनी पता है, प्लस प्लस में है तो सारे की प्लस में तो आना है, प्लस प्लस में है तो क्योंकि मल्टीप्लाई करके मैं क्या कर रहा हूँ 5 चौक 20 कर रहा हूँ, तो प्लस तो आना ही है, 5 चौक 20 तभी 9 आएंगे। तो इसका मतलब प्लस जब यहाँ आ रहा है तो सारे प्लस में होंगे, तो माइनस में कोई होगा ही नहीं, तो माइनस वाले वैसे कट जाते हैं। अब ये दो बचते हैं, एक तो आएगा 5, एक आएगा 4, 10 तो आएगा नहीं, तो इस प्रकार से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ईजीली आ जाता है। देखो अगर माइंड है तो उतना करने की जरूरत नहीं, आराम से कर सकते हो यहीं पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये है थोड़ा वो करना पड़ेगी प्रैक्टिस, आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो दे रखा है a⁻9 और भाग मतलब बटे में हो जाएगा a⁻7, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा है ना, माइनस में हो जाएगा, अब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। इसका मतलब a⁻9 - a⁻7 बराबर कितना आ जाएगा, a⁻9 - a⁻7 कितना हो जाएगा, माइनस कटेगा तो a⁻ कितना हो जाएगा, घात सेम है तो ये हमारी करड़ी बन जाएगी, तो नीचे वाले हैं तो कितनी हो जाएगी, सॉरी करड़ी बनेगी, वैसे घट जाएंगे है ना, घाते घट जाएंगी तो कितना आएगा, तो a की घात जो हो जाएगी 2 आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा a की घात 2, ऑप्शन नंबर सी है ना।
बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये तो। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। ये थोड़ा सा टिपिकल दिख रहा है यार, है ना। ये दे रखा है तुम्हारा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये दे रखा है एक्स बाई ब्रेकेट 3x/, प्लस 2y बराबर क्या होगा, ये पूछ रखा है। बताओ ये क्या होगा इसके बराबर। तो टाइट खोलने को दे रखा है, कुछ नहीं रखा है। ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 3, है ना। यहाँ कितना आ जाएगा 3, एक्स से मल्टी होगी एक्स की एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाई से करूँगा तो बाई स्क्वायर हो जाएगी, है ना। इससे फिर इसकी करूँगा तो प्लस तो आने आना है, कितना हो जाएगा 2, एक्स ऐसी रहेगा, बाई स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। तो बस यही फार्मूला खुल जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा 3 है, 3x² बाई स्क्वायर प्लस 2x/², यही ऑप्शन बस सी हो जाएगा। ठीक है, इजीली था, आराम से खोलने का रखा था, मल्टीप्लाई करना है दोनों में, ठीक है, बस यही करना था। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 43 का दे रखा है 2x² 3 की 4 9 की 2, तो क्या वो 5 की 2, है ना हाथ, तो बटे 10 × 9 क्या रहने वाला है बताइएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। यहाँ पर 2 स्क्वायर है, मल्टीप्लाई 3 की 4 है, मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर है, बटा कितना दे रखा है 10 × 9। खोलेंगे तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 3 होती है 27 3 81, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 25, बटा कितना हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9। सॉल्व करूँगा तो 5 जाएगा 25, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 2 से काट दूँ 2 दूनी हो जाएगा 4, 9 से काटूंगा 9 नेम कितना हो जाएगा 81, तो कितना बचा 9 दूनी 18, 18 बजे 90, तो कितना हो जाएगा आंसर 90। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। बिल्कुल इजीली सॉल्व करना था, इसके लिए आराम से कर सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, इसका हो जाएगा 90, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ दे रखा है 3:2 डबल अनुपात 6:x, तो x बराबर क्या होगा। तो बता रखा है कभी इस प्रकार से, तो इसकी इसकी मल्टीप्लाई, इससे इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 × x बराबर 2 × 6, और बराबर में आता है, इसका मतलब होता है बराबर, ठीक है। और इनका मतलब होता है मल्टीप्लाई, लास्ट वाले से लास्ट वाले की, शुरू वाले की, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा 3 से काटूंगा 3 दूनी 6, और 2 दूनी कितना जाएगा 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर x बराबर 4, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इजीली कर सकते थे इसके लिए। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा मैथ का हो जाता है लास्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का बचेगा 5 क्वेश्चन। यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड में करना है। इससे पहले किसमें क्या था, किलोमीटर प्रति घंटा में अगर हम चेंज करेंगे, बता दे रहा हूँ, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधी बात, ठीक है। और जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या करना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो किस में करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। तो 18 चौक कितना हो जाएगा 72, 18 चौक 72, और 5 चौक कितना हो जाएगा 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड हमारा हो जाएगा आंसर, 20 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल इजीली राइट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। हाँ तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ पर जो भाग 4 हो जाता है वो सामान्य बुद्धिमत्ता मतलब रीजनिंग का स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो 46 क्वेश्चन है पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ऊपर वाला सीधे बताइएगा, श्रृंखला दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। श्रृंखला मतलब क्या दे रखी है, बिल्कुल सीरीज का क्वेश्चन हो जाता है, बताइएगा। जो यहाँ पर खाली जगह यहाँ पर क्या आने वाला है, तो यहाँ पर दे रखा है 2 5 10 17 -37, तो बीच में बताना है क्या आने वाला है। तो यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखो ज़्यादा हाई लेवल तो जा नहीं रहा है, मल्टीप्लाई तो हो नहीं रही है, प्लस माइनस हो रहा है, तो उसका डिफरेंस देख लेते हैं। प्लस तो हो नहीं रहा है, 5 दूनी 10, मल्टीप्लाई भी नहीं हो रही है, तो डिफरेंस ही हो रहा है। डिफरेंस को देख लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का डिफरेंस, 3 प्लस हो रहा है। उसके बाद कितना हो रहा है 5 प्लस हो रहा है ना। आगे की बात करें कितना हो रहा है 7 प्लस हो रहा है, तो आगे कितना प्लस होता होगा, फिर तो 9 प्लस होता होगा, विषम संख्या चल रही है। फिर आगे होगा 11 प्लस होगा, देख लेते हैं। अगर नहीं होगा तो अभाज्य संख्या को देख लेंगे फिर, है ना। तो 17 9 कितना हो जाएगा, 17 9 हो जाएगा तुम्हारा 28, और 28 जो और 11 मेरे पास कितना हो जाएगा
हो सॉरी 26 होगा, यहाँ पर 26 आने वाला है ना, 26 हो जाएगा। 17 9 कितना हो जाएगा 26, और 26 और 11 कितना हो जाएगा 37, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26। 26 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल इजीली राइट। ठीक है, 26 यहाँ पर बिल्कुल इजीली राइट हो जाता है। सीरीज चल रही है यहाँ पर विषम संख्याओं की, विषम संख्याएं ऐड होती जा रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 47 कह रहा है यदि मोम के लिए मोमबत्ती तो तेल के लिए क्या होगा। मोम से क्या बनती है, मोमबत्ती बनती है। ठीक है, मोम से मोमबत्ती बनती है, तो बताना है तेल से क्या बनेगा। तेल से क्या बनेगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। बल्ब बनेगा, दिया बनेगा, रोशनदान या बत्ती। तो आपको पता है यहाँ बनेगा दिया। क्या बनेगा, दिया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, दिया। ठीक है, क्योंकि मोम से मोमबत्ती बनेगी, तेल से क्या बनेगा, तेल से बनेगा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा होगा 48। यदि इतने के लिए सांकेतिक भाषा में इतना, तो इतने को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर देखो ई है, एक्स पी एल ए आई एन, आई फिर एन फिर जी लिख रहा है। यहाँ पर देखो पी एक्स ई ए एल एन आई जी एन आई। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको देखो। पहले पी तो यहाँ गया, ई यहाँ आई, एक्स यहाँ रहा। उसके बाद देखें तो ए यहाँ गया, एल यहाँ आया। उसके बाद देखें तो एन यहाँ आया, आई यहाँ आया। उसके बाद देखें तो जी यहाँ, आई यहाँ, एन यहाँ। इस प्रकार से ये हो रहा है। तो इसको भी कर लेते हैं। दे रखा है तुम्हारा पी आर ओ डी यू सी ई और डी। तो इसको जब करेंगे, ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, ये बचेगा इधर। तो मतलब ओ आर, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आएगा पी, पी आर, यहाँ पर क्या आ जाएगा ओ। इसकी बात करते इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर यू, यहाँ पर डी, ये इधर बिल्कुल हो जाएगा, ये सी ई और कितना आ जाएगा डी। तो ये होगा वहाँ पर भाई, हमारा आंसर हो जाएगा ओ और डी। यहाँ देखो शुरू में ओ और लास्ट में डी, एक ही जगह दिख रहा है, बाकी कहीं नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है ना। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। ठीक है, 49 कह रहा है एक शब्द बड़े अक्षरों में लिखा गया है, तो बताना है लिखा गया है, इसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द बड़े अक्षरों वाले शब्दों के अक्षरों द्वारा नहीं बनाए जा सकते। उस शब्द को पहचानने जो बड़े अक्षरों से लिखे शब्दों के अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है। मतलब कौन सा बनाया जा सकता है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो बताएगा फटाफट कौन सा बनाया जा सकता है। तो बात करें, एम है तो एम है, ई है तो ई है, डी है तो डी है, आई है तो आई है। ठीक है, और ए है तो ए है। ठीक है, टी है तो टी भी है, ई है तो एक ई और भी है। तो यही बनना है हमारा। आगे देखते हैं, ये क्यों नहीं बनना है, इसको देखो भाई। एम है, ई है, डी है, आई है, डी है, आई है, सी है भाई, सी भी है, मगर डबल ई भी है। तो कौन सा नहीं है इसमें यार, एन है, एन भी है, डबल आई भाई, डबल आई नहीं है, एक ही बार आई है, उसमें डबल बार आई है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें डबल बार आई दिख रही है, मगर उसमें डबल बार आई नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा बी वाला। इसको देखेंगे तो डबल एम है, डबल एम है। उसके बाद यू है, यू यू नहीं है इसमें, तो यू देखो, यू इसमें नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसमें देखो डबल आर है, डबल आर नहीं है, तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचेगा, ऑप्शन नंबर यही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन होता है 50। कह रहा रामदेव अपने घर से दक्षिण में 40 मीटर चलने के बाद, उसका घर मान लेते हैं यहाँ पर है। ठीक है, 40 किलोमीटर दक्षिण जा रहा है। ठीक है, 40 किलोमीटर दक्षिण गया, 40 मीटर दक्षिण गया। चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। जब बाएं मुड़ेगा तो कहाँ मुड़ेगा, इस साइड में मुड़ेगा, है ना। जब बाएं मुड़ेगा कहाँ मुड़ेगा, इस साइड मुड़ेगा। बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तो 10 मीटर चल लिया और फिर अपने घर की ओर चलता है। अब वह अपने घर की ओर जा रहा है, इस प्रकार से इधर जा रहा है। ठीक है, घर की ओर चलता है। वह किस दिशा में है, वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर, ये हो जाता है उत्तर और ये हो जाता है पश्चिम। तो क्या चलेगा, उत्तर पश्चिम। तो कहाँ हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए।
तो इस प्रकार से हमारे 50 क्वेश्चन जो होते हैं कंप्लीट हो जाते हैं। आपका स्कोर कितना रहा आज, ठीक है, तो सभी लोग बताएगा भी, ठीक है। अगर आपका 40 प्लस स्कोर आए तो बहुत ही बेहतर हो, ठीक है, 40 प्लस स्कोर आए तो बहुत ही बेहतर हो। इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहिएगा, बने रहिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा सारा पढ़ाने वाला और बुक मैं एक ही बार में सारा की सारा पढ़ा दूंगा, ठीक है, सबकी सब पढ़ा दूंगा, बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा पूरी की पूरी बुक आपके लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, आपको वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, ठीक है, सब में, जो कि यार हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमारा मोटिवेशन बना रहेगा, आपको पढ़ाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल के लिए, अभी तक नहीं किया है तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, आपके 2 प्रैक्टिस सेट नहीं हुए हैं, ठीक है, 2 दिन मिस हो गए हैं तो मैं आपको करा दूंगा। आज 2 प्रैक्टिस देने वाला हूँ, ठीक है। आज शाम को 2 प्रैक्टिस मिल जाएंगे आपके लिए और कल भी 2 मिलेंगे, तो आपके दोनों के दोनों कवर हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको प्रत्येक दिन एक दूंगा, अगर किसी कारणवश मिस हो भी जाते हैं तो आपको एक दिन में 2 देने वाला हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो चले लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और एक अभी आधे घंटे के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा, उसको भी देख के ही जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।